वर्ल्ड साइंस एकेडमी मांगरोल के इस वीडियो में हम फिर से आपका स्वागत करते हैं। और सबसे पहले जो 10th पास आउट स्टूडेंट है उनको हम बधाई देना चाहेंगे कि उन्होंने अपनी मेहनत के दम पर एक अच्छा स्कोर, एक अच्छा परसेंटेज हासिल किया है और अपनी फैमिली का नाम रोशन किया है। दरअसल ये जो वीडियो है वो 10th पास आउट स्टूडेंट के लिए है। और अभी जो 10th पास आउट जो करके निकले हुए हैं, जो 10th पास हुए हैं, उनके मन में कन्फ्यूज़न होता है कि हम आर्ट्स लें या साइंस लें। सब्जेक्ट को लेकर के पेरेंट्स के बीच में भी ये कन्फ्यूज़न होता है। तो हम यहाँ पर साइंस के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि हम साइंस फील्ड से आते हैं कि भाई साइंस के अंदर क्या क्या अपॉर्चुनिटी आपके बच्चे के लिए बनती है अगर वो साइंस सब्जेक्ट को लेता है। तो हम बात करते हैं यहाँ पर, अगर आपका बच्चा साइंस सब्जेक्ट लेता है 10th क्लास के बाद, तो उसको यहाँ पर एक तो साइंस सब्जेक्ट के अंदर बायोलॉजी ब्रांच मिलेगी और एक मैथ्स ब्रांच, यानी कि वो साइंस बायोलॉजी से कर सकता है या साइंस मैथ्स से कर सकता है। ठीक है, तो साइंस बायोलॉजी के अंदर उसको 3 सब्जेक्ट मिलते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। शॉर्ट में अपन इसको पीसीबी के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार मैथ्स के अंदर उसको 3 सब्जेक्ट मिलते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, यानी कि फिजिक्स और केमिस्ट्री बायोलॉजी और मैथ्स के अंदर कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि बायोलॉजी के अंदर आपके बच्चे का क्या क्या स्कोप है, क्या क्या अपॉर्चुनिटी उसको आगे मिलेगी फ्यूचर के अंदर। तो यहाँ पर आप देखिए कि पीसीबी से जो 12th पास आउट स्टूडेंट है वो एक नीट का पेपर होता है 12th के बाद, उस नीट के पेपर के थ्रू वो डॉक्टरी में जा सकता है, मेडिकल लाइन के अंदर जा सकता है। और डॉक्टरी के अंदर भी दूसरे तरह के डॉक्टर भी होते हैं 12th के बाद में, आप उसमें भी जा सकते हो, जैसे कि आयुर्वेदिक डॉक्टर होते हैं, इसके अलावा यूनानी डॉक्टर हैं, इसके अलावा जो वेटरनरी डॉक्टर हैं, तो आप इसके अंदर जा सकते हो 12th के बाद में। इसके अलावा आप नर्सिंग के इच्छुक हैं तो नर्सिंग के अंदर भी आप जा सकते हो, बीएससी नर्सिंग वगैरह होती है 12th के बाद में। पैरामेडिकल लाइन के अंदर आप जा सकते हो, ये सभी जो डॉक्टर हैं, नर्सिंग है, पैरामेडिकल है, मेडिकल लाइन्स के अंदर ही है अपॉर्चुनिटीज़। पैरामेडिकल के अंदर आप अगर देखोगे तो फार्माक्यूटिकल जो है उसके अंदर फार्मेसी है, उसके अंदर रेडियोलॉजिस्ट है, लैब अटेंडेंट है, एक्सरे टेक्नीशियन है, आदि क्षेत्रों में आप अपना जॉब बना सकते हो, आदि क्षेत्रों के अंदर आप जा सकते हो। यहाँ पर अगर हम बात करें पीसीबी के अंदर टीचिंग की, जो कि मेरे हिसाब से एक रॉयल जॉब मानी जाती है टीचिंग की, तो यहाँ पर आप सेकेंडरी टीचर आप बन सकते हो, स्कूल लेक्चरर आप बन सकते हो, कॉलेज लेक्चरर आप बन सकते हो। इसके लिए अलग अलग डिग्री चाहिए होती है 12th के बाद। सेकेंडरी जो टीचर होता है थर्ड ग्रेड है या फिर 2nd ग्रेड है, इसके लिए आपको 12th के बाद बीएससी करना होगा, प्लस इसके साथ आपको बीएड करना होगा। बैचलर ऑफ साइंस के साथ साथ आपको बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री होना आवश्यक है 10th तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए। इसके अलावा अपन बात करें कि स्कूल लेक्चरर के लिए तो बीएससी प्लस बीएड, इसके साथ साथ आप ऐड कर देते हैं एमएससी को, इसके साथ साथ हम ऐड कर देते हैं एमएससी को, यानी कि जिस सब्जेक्ट के आप लेक्चरर बनना चाहते हो उस सब्जेक्ट से आपकी एमएससी होना आवश्यक है, यानी कि आप एमएससी बीएड होना आवश्यक है। अगर हम बात करें कॉलेज लेक्चरर की, तो कॉलेज लेक्चरर के लिए आपको एमएससी के साथ साथ नेट क्वालिफाइड होना आवश्यक है। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है ऑल इंडिया लेवल पर, उसको क्वालिफाइड आपको करना होगा, तब जाकर आप कॉलेज लेक्चरशिप में जा सकते हो। तो यहाँ पर हम जब बात कर रहे हैं तो ये हायर एजुकेशन के अंदर की बात है, एमएससी नेट वगैरह। अगर हम बात करें साइंटिस्ट अगर आप बनना चाहते हो तो आपको एमएससी के बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है विभिन्न प्रकार के कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में पीएचडी के लिए। तो पीएचडी के थ्रू आप साइंटिस्ट बन सकते हो, या फिर आप एमएससी के बाद नेट जेआरएफ फाइट करो और जूनियर रिसर्च फेलोशिप के थ्रू आप साइंटिस्ट बन सकते हो, यानी कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप नेट के थ्रू भी आप किसी कॉलेज के अंदर एडमिशन ले सकते हो और वहाँ से पीएचडी कर सकते हो और इसके बाद आप साइंटिस्ट बन सकते हो। अगर मैं बात करूं बायोलॉजी के अंदर तो एक फील्ड और निकल के आता है एग्रीकल्चर का, आजकल डिमांड में है, क्योंकि चूँकि मैं माता भगवती देवी देव संस्कृति महाविद्यालय सीसवाली के अंदर पढ़ाता हूँ एग्रीकल्चर, तो मुझे पता है कि जो बायोलॉजी का जो स्टूडेंट होता है वो 12th के बाद जेट के थ्रू एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है जेट एग्रीकल्चर के लिए, तो यहाँ से आप जेट के थ्रू एग्रीकल्चर के अंदर जा सकते हो, बीएससी एग्रीकल्चर कर सकते हो और यहाँ पर भी एक अच्छी आपको मतलब एक अच्छा मतलब एक जॉब मिल सकती है एग्रीकल्चर के अंदर भी। बात करें अपन मैथ्स की, दूसरी तरफ आ जाता है, अपन मैथ्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैथ्स जब 12th पास आउट होने के बाद आपको यहाँ पर आप इंजीनियरिंग के अंदर जा सकते हो आईआईटी के थ्रू,
IIT JEE का एक पेपर होता है, या तो आप 12th के साथ दे सकते हो या आप 12th के बाद दे सकते हो। यानी कि आपको टोटल 2 चांस मिलते हैं यहाँ पर, या तो आप 12th के साथ दो IIT या फिर 12th के बाद दो IIT। ठीक है, तो आपको अगर इंजीनियरिंग के इच्छुक हो तो आप मेस लीजिए, और यहाँ पर आपको जो कॉलेजेस मिलते हैं वो IIT और NIT मिलते हैं। अगर यही कॉलेज आपको मिलते हैं, IIT के थ्रू आप अगर कॉलेज मिलते हैं तो यही आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। बाकी नॉर्मल तो क्या होता है कि बहुत सारे कॉलेज हैं जो BTech वगैरह BE वगैरह कराते हैं, तो इनकी कोई ज़्यादा वैल्यूज़ नहीं है। अगर आप IIT में जाते हो और NIT के अंदर जाते हो, या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर अगर आप जाते हो, तो यहाँ से इंजीनियरिंग करने का मतलब आपके लिए एक सिक्योर जॉब है, सिक्योर मतलब आपका भविष्य हो जाता है यहाँ पर। इसके अलावा हम बात करें टीचिंग की, तो यहाँ पर भी इसी के समान, जैसे कि बायोलॉजी में जो टीचिंग था इसी के समान यहाँ पर मेस के अंदर भी आप सेकेंडरी टीचर बन सकते हो। इसके अलावा स्कूल लेक्चरर बन सकते हो, कॉलेज लेक्चरर। यहाँ पर सेम ही कंडीशन है। डिग्री की अगर बात करें तो सेकेंडरी टीचर के लिए वही BSc B.Ed चाहिए होगा मेस से। इसके अलावा स्कूल लेक्चरर बनने के लिए आपको सब्जेक्ट से जो है MSc करना होगा, उस सब्जेक्ट के आप स्कूल लेक्चरर बन सकते हो। कॉलेज लेक्चरर के लिए आपको वही नेट फाइट करना होगा। ठीक है, और अगर आप साइंटिस्ट बनना चाहते हो, मैथमेटिक्स के अंदर आप साइंटिस्ट बनना चाहते हो, तो आपको कॉलेज के अंदर एंट्रेंस एग्जाम देना होगा और वहाँ से आपको PhD की डिग्री लेनी होगी, या फिर जो नेट JRF होती है, जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया था आपको, नेट JRF के थ्रू जूनियर रिसर्च फेलोशिप के थ्रू भी आपका कॉलेज, एक अच्छा कॉलेज मिल सकता है, वहाँ से आप PhD कर सकते हो और आप एक अच्छे साइंटिस्ट बन सकते हो। ठीक है, इसके बाद जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर तक आपको समझ में आ गया। इसके अलावा मैं एक छोटी सी एक जानकारी आपको देना चाहूँगा। जैसा कि मैंने फील किया है यहाँ पर मांगरोल के अंदर, मैंने ये फील किया है कि बच्चे को साइंस तो दिला रहे हैं, लेकिन बच्चों को ये दिमाग के अंदर ये है, पेरेंट्स के अंदर भी दिमाग के अंदर ये है कि हम 11th की कोचिंग उसको नहीं कराएंगे और केवल जो बोर्ड है, 12th जो बोर्ड है उसकी हम कोचिंग अवेलेबल उसको करा देंगे। तो ये जो आपका जो मानना है वो सोच आप तक सही हो सकती है, लेकिन हमारे ख्याल से ये सोच सही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आपको एक उदाहरण से मैं समझाना चाहूँगा कि जैसे कि 11th जो क्लास है और एक 12th क्लास है, ये जो क्लासें होती हैं ये नींव होती है साइंस की। क्या होती है? नींव होती है। और जितनी भी हमने यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ की बात की है, अगर आपकी 11th और 12th कंप्लीट नहीं है तो इन अपॉर्चुनिटीज़ को आप अचीव कभी भी नहीं कर सकते। आपकी 11th भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए जितनी आपकी 12th है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि इंजीनियरिंग के लिए जो IIT JEE का पेपर होता है और डॉक्टरी के लिए जो नीट का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उसके अंदर 11th में से 60 से 65% सिलेबस कैरी होता है। इसके अलावा 12th से जो सिलेबस कैरी होता है वो 40 से 45% सिलेबस कैरी होता है। यानी कि 11th आप देख सकते हो 11th कितनी इंपॉर्टेंट है। 60 से 65 जो सिलेबस है वो 11th से होता है और 12th से 40 से 45% सिलेबस कैरी होता है। ठीक है, तो 11th की कोचिंग लेना आवश्यक हुआ कि नहीं हुआ? हम जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर कि एक 12th का बच्चा है और इस 12th के बच्चे के 96% आया है। कितना आया? 96%। तो इस बच्चे के लिए कोई भी ये बोल देगा अगर ये बायोलॉजी से है कि इसकी तो आसानी से नीट क्लियर हो जाएगी, ये डॉक्टरी में चला जाएगा आसानी से क्योंकि इसके 96% है। और अगर वो मैथ्स से है तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी तो IIT भी क्लियर हो जाएगी क्योंकि बच्चा पढ़ने में अच्छा 96% लेकर आ रहा है। लेकिन हम ये देखते हैं कि यही 12th का बच्चा जो 96% वाला है नीट को क्लियर नहीं कर पाया, या अगर मैथ्स से है तो IIT को क्लियर नहीं कर पाया। ऐसा क्यों? वाई? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि जो 96% ये लेकर आए हैं वो इस 40 से 45% सिलेबस को पढ़ के लेकर के आए हैं 96%। बाकी का ये जो परसेंट है 11th का वो इन्होंने नहीं पढ़ा है ढंग से, इसीलिए इनका सिलेक्शन नहीं हुआ। इसलिए अब आप समझ गए होंगे कि 11th को पढ़ना क्यों आवश्यक है। यानी कि हम अपने बच्चों को अगर साइंस दिला रहे हैं तो एक इस एजुकेशन को ऐसा मत रखो कि भाई हमें तो केवल एक 12th के अंदर अच्छे से पढ़ लेगा, परसेंटेज हमें दिखावा नहीं करना, हमें भविष्य बनाना है, हमें भविष्य बनाना उसका, केवल परसेंटेज नहीं बनवानी है। ठीक है, तो आप 11th को भी आप 11th की भी उससे कोचिंग कराइए, 12th की भी आप अच्छे से कोचिंग कराइए। आप हमसे मिलिए, जो भी प्रॉब्लम है हमसे आप डेमो लीजिए, जो भी प्रॉब्लम है हम आपसे साझा करेंगे, आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसका सलूशन देने की कोशिश करेंगे। तो डेमो क्लासेस आपके बच्चे से आप दिलाइए। मांगरोल के अंदर हमारी क्लास जल्द से जल्द स्टार्ट होने वाली है, आपको सूचित कर दिया जाएगा।
तो यहाँ पर आपके मैं आशा करता हूँ कि आप इन सभी बातों को समझ गए होंगे कि 11th की कोचिंग दिलाना क्यों आवश्यक है, 12th में भी क्यों आवश्यक है कोचिंग दिलाना। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं।